आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। आज हम लोग आवर इन्वायरमेंट से करने वाले हैं इकोसिस्टम। इन ए पार्टिकुलर एरिया व्हेन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलोंग विद द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट टुगेदर टू मेक लाइफ पॉसिबल फॉर्म एन इकोसिस्टम। जब लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिल करके इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ संभव होता है तो उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, एक लिविंग कंपोनेंट्स और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का जो एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एग्जाम्पल है फिजिकल कंपोनेंट जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब। द टर्म इकोसिस्टम वॉज कॉइन्ड बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट सर आर्थर जॉर्ज टांसले इन 1935। A.G. टांसले ने इकोसिस्टम को 1935 में कॉइन किया था, खोज किया था। इकोसिस्टम का जो स्टडी हम लोग इन्वायरमेंट का करते हैं उस साइंस को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम अगर हम लोग देखें तो दो तरह का इकोसिस्टम होता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल को मैन मेड इकोसिस्टम भी बोलते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पर होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक फॉरेस्ट, एक ग्रासलैंड और एक डेजर्ट। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरीन और दूसरा होता है फ्रेश वाटर। मेरीन इकोसिस्टम जो होता है उसमें दो तरह के मतलब होता है। मेरीन यानी जो कि आपको सॉल्टी वाटर का होता है। सॉल्टी वाटर यानी मेराइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओशियन हो गया। तो जो बहता हुआ पानी होता है, लोटिक का मतलब जो फ्लो करता है, जो बहते हुए रहता है, उसको हम लोग लोटिक बोलते हैं। जैसे रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया और स्प्रिंग हो गया। मतलब जो बहता हुआ झरना है या बहता हुआ नदी का पानी है, ओशियन है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरीन। और फ्रेश वाटर का मतलब हुआ जो पीने योग्य पानी होता है, और लेंटिक यानी उसमें आता है। फ्रेश वाटर में एक लेंटिक हो गया। लेंटिक का मतलब जो स्थिर पानी का वाटर है, जैसे तालाब का पानी हो गया, झील का पानी हो गया, स्वैम्प एरिया है यानी जो दलदल इलाका है, उसका जो होता है वो रुका हुआ पानी रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का। फ्रेश वाटर और मेरीन ये दो प्रकार का है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो फॉरेस्ट है, जैसे जंगल हो गया। ग्रासलैंड जो है वो आपका घास का मैदान हो गया। डेजर्ट यानी जो आपका जो जो आपका डेजर्ट इलाका है, यानी जहाँ पर वातावरण में टेम्परेचर जो है वो बहुत ही अधिक रहता है, यानी मरुभूमि वाला इलाका, जो गर्म इलाका होता है, वहाँ पर भी वनस्पति पाए जाते हैं, कम मात्रा में होते हैं लेकिन वनस्पति पाए जाते हैं, उसको हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम जो हमारा मैन मेड है या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, एक नेचुरल हुआ और एक मैन मेड हुआ। नेचुरल में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हुआ। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड का और एक्वेटिक यानी पानी का। लैंड वाला जो हो गया वो फॉरेस्ट हो गया और ग्रासलैंड हो गया। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो होता है हमारा मैन मेड होता है, वो उसमें जैसे क्रॉप फील्ड है, एक्वेरियम है, आपका गार्डन है, जू है, ये सब जो होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। आप यहाँ पर आप पिक्चर में भी लिखा हुआ है, उसको देख पा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज कॉल्ड मैन मेड इकोसिस्टम। और मैन मेड इकोसिस्टम जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे गार्डन है, जू है, एक्वेरियम है। एक्वेरियम को तो हम लोग बार बार साफ करते हैं, लेकिन तालाब है उसको हम लोग को साफ नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्वेरियम में कोई जो होता है वो डिकम्पोजर नहीं होता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो डिकम्पोजर नहीं होता है, इसलिए जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो उसी में सड़ने लगता है, और वो डिकम्पोजर के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इट्स नीड टू बी क्लीन रेगुलरली। इसलिए हमको उसको रेगुलर क्लीन करने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि जो नेचुरल होता है उसमें डिकम्पोजर रहता है, इसलिए उसको हमको क्लीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, एक नेचुरल हो गया और एक आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल
और आर्टिफिशियल। यानी अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। आगे हम लोग देखते हैं इकोसिस्टम को क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में कैसे होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें इकोसिस्टम में, तो एक इकोसिस्टम में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर और तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स सबसे पहले होते हैं। प्रोड्यूसर्स को आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स। उनको हम लोग कन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी को सबसे पहले जो सनलाइट का एनर्जी होता है उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर्स। दे इंक्लूड, इसमें प्रोड्यूसर में जो है वो है ग्रीन प्लांट्स है और जितने भी तरह के ग्रीन प्लांट्स हैं एंड सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जिनके पास क्लोरोफिल होता है और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। उसके बाद हो गया सेकंड लेवल जो होता है वो होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं वो दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers। या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से प्राप्त करते हैं या दूसरे कंज्यूमर को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर और चौथा होता है क्वाटरनरी कंज्यूमर, यानी 4th लेवल का कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो हमेशा एक हर्बीवोरस होगा क्योंकि डायरेक्टली जो है वो प्लांट को खाता है, उसको हम लोग पीसी बोलते हैं शॉर्ट में। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है, कोई जानवर को खाता है, इसलिए वो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी एससी जो होता है वो कोई कार्निवोरस होता है और या ओमनीवोरस भी हो सकता है। टर्सरी कंज्यूमर्स जो होता है वो कोई कार्निवोरस या ओमनीवोरस होता है, तृतीयक उपभोक्ता। और क्वार्टरनी कंज्यूमर जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिनको टॉप लेवल का कार्निवोरस बोलते हैं। वो चौथे लेवल का जो होता है वो जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, हॉक्स हो गया या शार्क हो गया, ये सब बहुत कम संख्या में होते हैं, इनको हम लोग क्वार्टरनी कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ये 4 प्रकार के कंज्यूमर होते हैं। उसके बाद आता है डिकम्पोजर, जो सबसे अंत में होता है, और सबसे शुरू में होता है प्रोड्यूसर और सबसे अंत में होता है डिकम्पोजर्स। तो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हेंस दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। इसलिए उनको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये डिकम्पोजर है। फंगस जो हो गया वो डिकम्पोजर होता है। तो डिकम्पोजर्स उनको हम लोग बोलते हैं जो क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को। उसके बाद है हमारा फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। ये एक सीरीज चलता है जिसमें फूड एनर्जी जो है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास होता है। सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच फूड एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड एनर्जी जो है फ्लो करता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को ईगल खाया। तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है और ग्रास हॉपर जो हो गया वो पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग जो हो गया एससी सेकेंडरी कंज्यूमर और स्नेक जो हो गया वो टीसी टर्सरी कंज्यूमर हो गया और ईगल जो हो गया वो क्वार्टरनी कंज्यूमर, वो चौथे लेवल का है, वो सबसे आखिरी में है। तो ये हो गया आपका टॉप लेवल का कंज्यूमर। तो एनर्जी जो है पास होगा, ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा उसके पास जाएगा, ग्रास ऊपर के को खाएगा फ्रॉग उसके पास जाएगा, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, स्नेक के पास जाएगा, स्नेक को खाएगा ईगल उसके पास जाएगा। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होगा। तो फूड चेन में एनर्जी फ्लो का होता है, उसी को हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है? जिसको हम लोग एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। द वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन वेयर ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स और एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। जो डिफरेंट स्टेप्स यूज होता है फूड चेन में जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और एक फूड चेन में 3 से 4 लेवल ही होते हैं, इससे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल नहीं होते हैं, क्योंकि उसके बाद नो मोर एनर्जी लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाता है, इसलिए लिमिटेड लेवल ऑफ फूड चेन ही होते हैं या ट्रॉपिक लेवल होते हैं। फूड चेन में लिमिटेड लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल होते हैं।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में जो है आपका वो अब आएगा फूड वेब। तो फूड वेब को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, इसके पास आते हैं। फूड वेब, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। तो वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स में जो होता है वो फूड चेन होता है। फूड चेन जो होता है वो डिफरेंट फूड चेन जब आपस में मिल करके एक दूसरे से जुड़ जाता है उसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। फूड वेब उसको बोलते हैं। फूड वेब जो है वो कम्युनिटी में, यानी एक जगह कितने तरह के फूड चेन बनेंगे, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन कंप्राइज ऑफ फूड वेब। बहुत सारे फूड चेन मिल करके फूड वेब बनाते हैं। उसके बाद है हम लोग अभी डिकम्पोजर देखें तो रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो डिकम्पोजर का क्या काम है, तो मुख्य रूप से डिकम्पोजर जो होते हैं वो 3 काम को करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ भी है। सबसे पहला काम है डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट। वेस्ट को ये डिस्पोजल करता है, उसको वो डिकम्पोज कर देता है। देयरफॉर दे क्लीन द इन्वायरमेंट एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से डिकम्पोज करके वो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए जगह भी बनाता है। जगह खाली कर देता है तो नया ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेस बन जाता है। उसके बाद दूसरा काम है डिकम्पोजर का कि डिकम्पोजर रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। वो डिकम्पोज करके बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड मेक्स द सॉइल फर्टाइल। उनको जमीन में जो है डिकम्पोज कर देते हैं और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। इस तरह से वो न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करवाते हैं, दोबारा मिट्टी में उसको देते हैं। तीसरा जो रोल है डिकम्पोजर्स का, डिकम्पोजर्स हेल्प्स इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन द बायोस्फीयर। और इस तरह से वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में फिक्स करके उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल भी करते हैं, जिससे जो होता है वो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ चलते रहता है पृथ्वी पर, और एनर्जी का रीफ्लो होते रहता है और साइकिल वो एक बड़ा तरह से मेंटेन रहता है। तो वो रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स में मदद करते हैं और जिससे लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है इस पृथ्वी पर। तो ये उनका मेन रोल है। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो सन एनर्जी है, हमारा सोलर एनर्जी है, तो एनर्जी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो हमारा सन है और धरती पर हमको एनर्जी सन से मिलता है। ये भी क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो सोलर एनर्जी है वो ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। कह रहा है कि बहुत सोलर एनर्जी तो दुनिया भर का है, लेकिन उसका 1% ही प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज करता है और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दैट जो है वो जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उससे प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है। तो 1% ही यूज होता है, इसको याद रखेंगे। और उस 1% को यूज करके प्लांट जो है अपना भोजन बनाता है, बाकी सब जो है इन्वायरमेंट में लॉस हो जाता है। अब अगला है 10% लॉ। 10% लॉ ये बोलता है इट स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ द टोटल food energy is transferred from one tropic level to the next level. The remaining 90% energy unused in life process by the present tropic level. सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में पास होता है। बाकी जो होता है 90% जो है वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए बनाता है उसको यूज कर लेता है, अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज कर लेता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन में। बाकी सिर्फ 10% एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में पास होता है। इसको यहाँ पर आप फ्लो डायग्राम के माध्यम से आप दिखलाया गया है। 10% लॉ वॉज गिवन बाय लिंडरमैन इन 1942। इस 10% लॉ को लिंडरमैन ने दिया था 1942 में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन से प्राप्त एनर्जी को 1% को 1 लाख को कन्वर्ट किया प्लांट तो 1000 जूल हुआ। 1000 जूल का 10% डियर को गया तो 100 जूल मिला। 100 जूल का 10% लैंड को गया यानी 10 जूल हुआ। एक एक जीरो इससे कम करते जाइए और इस तरह से इसको बना दीजिए। तो 10% लॉ यही कहता है कि एनर्जी ईच एंड एवरी लेवल में सिर्फ 10% ही पास होगा।
तो 1000 का 10% 100 जूल होगा और 100 जूल का 10% जो है वो 10 जूल होगा। तो इस तरह से एनर्जी सिर्फ 10% ही पास होगा। इसी को 10% लॉ में बतलाया गया है। तो इसको आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये जो है वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, जिसको बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन, द concentration of harmful chemicals such as pesticides and unused chemical fertilizers goes on increasing with energy with every next trophic level in a food chain. This is called as biological magnification। यानी इसको कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन। वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और हर ट्रॉपिक लेवल में जो है वो इंक्रीज करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स इज फाउंड टू एक्यूमुलेट इन ह्यूमन बॉडी एज ह्यूमन ऑक्यूपाइज द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। तो किसी भी फूड चेन में ह्यूमन जो है सबसे ज़्यादा टॉप लेवल को ऑक्यूपाई करता है। इसीलिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ह्यूमन के पास सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो होता है। तो होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।